नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और इससे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 51 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? ए अलंकारवादी, बी ध्वनिवादी, सी वक्रोक्तिवादी या डी रसवादी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी रसवादी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, रामचंद्र रा से रामचंद्र, रा से रसवादी, तो रामचंद्र जी रसवादी थे, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 52 है कि ब्रह्मानंद सरोवर को सहोदर किसे कहा गया है? ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये सरोवर नहीं बल्कि सहोदर है। तो ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? ए रस को, बी वक्रोक्ति को, सी अलंकार को या डी ध्वनि को। तो ढेर सारे भाई बहन तुरंत इसका जवाब दे दिए, सर विकल्प को लाख किया जाए। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 53 है कि रस सूत्र के आचार्यों में से किस एक का मत भुक्तिवाद कहलाता है? ये भट्टनायक, बी भट्ट लोलट, सी अभिनवगुप्त या डी आचार्य शंकुक। तो बिल्कुल आप लोग इसको कंठस्थ कर लिए हैं ना। भुक्ति कौन करता है? जो नायक होता है। तो नायक फॉर भट्टनायक को ध्यान में रख लीजिएगा। भुक्ति माने भोग, भोग ध्यान में रख लीजिएगा। भोग कौन करेगा? भोग वही करेगा जो नायक होगा। हमारे आपके बीच में से ही जिन लोग का चयन हो जाएगा, जो नौकरी में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वही भोग करेंगे, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे कुछ किलो आप बना के रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 54 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? ए आलम्बनत्व का, बी कवि की अनुभूति का, सी हृदय का या डी इनमें से किसी का नहीं। तो शुक्ल जी के अनुसार अगर बात करते हैं ना, तो इनमें से किसी का नहीं, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है? रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना? ए भरत मुनि, बी शंकुक, सी भट्ट लोलट या डी अभिनवगुप्त। तो रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना? प्रश्न संख्या 55 का जवाब आ गया कि सर विकल्प को लाख किया जाए। विकल्प ये भरत मुनि इज राइट आंसर, है ना। देखिए, रस की सत्ता को मानने वाला मुनि है। मुनि फॉर भरत मुनि को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 56 है कि काव्य प्रकाश इनमें से किस एक आचार्य द्वारा लिखा गया? ए आनंदवर्धन, बी आचार्य मम्मट, सी भरत मुनि या डी इनमें से कोई नहीं। तो 56 का जवाब विकल्प बी रहा, आचार्य मम्मट इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, है ना, विकल्प बी के रूप में, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। हालांकि रचना भी बहुत प्रसिद्ध रचना है और ये तो सबकी जुबान पर रटा हुआ है। ठीक है ना। काव्य प्रकाश कौन करेगा? मम्मट। मम्मट फॉर आचार्य मम्मट को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 57 है कि रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्यों में भट्टनायक का योगदान इनमें से क्या है? अब भट्टनायक का क्या योगदान है? ये कह रहे हैं कि साधारणीकरण का सिद्धांत, बी अव्यक्तवाद, सी आरोपवाद, डी इनमें से कोई नहीं। और प्रश्न संख्या 57 का आप लोग जान रहे हैं ना कि नायक क्या करता है? भुक्ति करता है। और साधारणीकरण किसका होता है? भुक्ति का होता है, यानी कि नायक का होता है। तो साधारणीकरण का सिद्धांत जो दिए थे भट्टनायक की, बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान है, आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 58 है कि निष्पत्ति का अर्थ अनुमति रस सूत्र के किस व्याख्याता आचार्य ने माना है? ये भट्ट लोलट, बी भट्टनायक, सी आचार्य शंकुक, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न देखिए वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा करके आ रहा है। तो बिल्कुल आप मजबूत स्थिति में हैं और विकल्प सी आचार्य शंकुक इज राइट आंसर, है ना। अनुमति शंका में अनुवाद होता है, अनुमति होती है, और शंख बजाने की अनुमति आप लेते हैं। तो जिस भी तरीके से आपके दिमाग में बैठे, इसको बैठाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, विकल्प सी आचार्य शंकुक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कि आलम्बन धर्म का साधारणीकरण कौन मानता है?
ये आचार्य शुक्ल, बी आचार्य विश्वनाथ, सी डॉक्टर नागेंद्र या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 59 का जवाब भी आ गया कि आलम्बन धर्म का साधारणीकरण जो मानते हैं ना, विकल्प ये आचार्य शुक्ल इज राइट आंसर। अब प्रश्न 60 है कि इनमें से कौन सा एक अर्थालंकार है? ये यमक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी प्रतिवस्तु उपमा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, इस विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्रतिवस्तु उपमा है ना, प्रतिवस्तु उपमा इज राइट आंसर। यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, ये 4 प्रमुख अलंकार हैं जो कि अर्थालंकार के शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। बाकी शेष जितने बच गए वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए विकल्प डी इज राइट आंसर। अब प्रश्न 61 है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित आपको करना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि रचना है और सूची 2 में उसके रचनाकार हैं, उसी को आपको मिलाना है। नीचे आपको कूट दिख रहा है। ए अलंकार पंचाशिका, सामने भिखारीदास, रसरहास सामने कुलपति मिश्र, सी में आप देख रहे हैं साहित्य दर्पण मतीराम और रस सारांश विश्वनाथ का है। तो बिल्कुल आपको रटा होगा, है ना, अलंकार पंचाशिका मत में रखो है। अगर अलंकार पंचाशित है तो उसको मत में रख लो। रस का रहस्य कुलपति जानते हैं। साहित्य का दर्पण पूरा विश्व देखता है ना, साहित्य को दर्पण में कौन पूरा विश्व देखता है। और रस का सारांश भिखारी के पास है। भिखारी से पूछोगे ना तो पूरे रस का सारांश आपको बता देगा। तो रहस्य कुलपति का, कुलपति हलपति जितने भी पति हैं सबका रस रहस्य होता है। रस का सारांश भिखारी से पूछिए। साहित्य का दर्पण विश्वनाथ और अलंकार पंचाशिका मतीराम की है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 61 का जो सही जवाब होगा विकल्प डी 3, 2, 4, 1 इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 62 है कि निम्नलिखित श्रृंगारी कवियों का कालक्रम निर्धारित करें। काल कवियों का कालक्रम आपको निर्धारित करना है। ए में देख रहे हैं कि मतीराम, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, पद्माकर हैं। बी में कुलपति मिश्र, मतीराम, भिखारीदास, पद्माकर है। सी में पद्माकर, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, मतीराम। और विकल्प डी में मतीराम, पद्माकर, कुलपति मिश्र और भिखारीदास है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो विकल्प ए जो होगा ना, पहले मतीराम, फिर कुलपति मिश्र है, फिर भिखारीदास है और पद्माकर है। विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, अब बिल्कुल सही जवाब। अब यह सुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न 63 है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये श्रृंगार विलास सोमनाथ का ग्रंथ है, ये सही नहीं है। बी सब रसायन देव का लिखा ग्रंथ है, ये सही नहीं है। या फिर सी पद्माभरण पद्माकर का, ये सही नहीं है। या फिर डी रसिकानंद मतीराम की रचना है। तो यही असंगत है, रसिकानंद मतीराम की रचना नहीं है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक पर दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 64 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि ग्रंथ और सूची 2 में उसके रचनाकार हैं। ये में साहित्यालोचन बाबू श्याम सुंदर दास, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय, अलंकार पीयूष डॉक्टर रमाशंकर रसाल और अलंकार मंजरी कन्हैया लाल पोद्दार हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो विकल्प होगा, कहीं कुछ नहीं करना है, सब सुमेलित है, यानी कि विकल्प सी 1, 2, 3, 4 इज राइट आंसर, है ना। बात करें, देखिए साहित्य को लोचन से देखोगे तो सुंदर दिखाई देगा। साहित्य को लोचन से देखोगे, साहित्यालोचन सुंदर दिखाई देगा। तो सुंदर फार बाबू श्याम सुंदर दास को ध्यान में बैठ रखना है। रस का कलश अयोध्या में, पूरा रस का कलश ही भरा है अयोध्या में, अयोध्या फार अयोध्या सिंह उपाध्याय को रखना है। और अलंकार पीयूष रसाल, पीयूष जो होती है रसाल होती है। और अलंकार की मंजरी पर कन्हैया लाल पोद्दार, अलंकार की मंजरी कन्हैया लाल पोद्दार को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो विकल्प सी 1, 2, 3, 4 इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 65 है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में इनके ग्रंथ का नाम है, तो उसी को आपको मिलाना है। ये रस विमर्श सामने डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और भारतीय भूषण की बात करें तो अर्जुन सिंह केडिया हैं। इसके हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो अब सही जवाब आपको देना होगा। प्रश्न संख्या 65 आपकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या जो 65 है ना, इसमें देखेंगे तो रस की मूर्ति, सॉरी रस का विमर्श राम में, राम की मूर्ति में देखेंगे ना तो एक रस का विमर्श आपको दिखाई देगा। रस का सिद्धांत जो पढ़ लेगा ना उसको आनंद मिलेगा, रस का सिद्धांत आनंद मिलेगा। और रस सिद्धांत ध्यान में रख लीजिएगा, एक डॉक्टर नागन जी की भी रचना है। रस का कलश आपको अयोध्या में मिलेगा, है ना, अभी आपने देखा था। और भारतीय भूषण अर्जुन सिंह थे भारतीय भूषण, तो ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी यानी कि 1, 2, 3, 4 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने बिल्कुल विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। देशों की तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं।
प्रश्न संख्या 66 है कि यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य श्याम सुंदर दास, सी आचार्य महावीर प्रसाद, या फिर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो प्रश्न संख्या 66 का जवाब बड़ी तेजी के साथ आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी आचार्य श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर, है ना। यदि साहित्य जो है जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उसकी व्याख्या है। ये बड़ी सुंदर है, आलोचना उसकी व्याख्या हो जाएगी तो बड़ी सुंदर बात हो जाएगी। तो सुंदर फार आचार्य श्याम सुंदर दास को ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 67 है कि निम्नलिखित में से किसकी आलोचना निर्णयात्मक मानी जाती है? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नागिन, डी इनमें से कोई नहीं, है ना। कि किस आलोचक की अगर आलोचना उन्होंने कर दिया तो उसको निर्णय के रूप में मान लिया जाता है। तो निर्णायक आलोचना किसकी मानी जाती है? जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 67 का। और विकल्प ये महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। देखिए, जो महान होगा और वीर होगा ना, तो उसकी जो आलोचना उसके द्वारा लिखी जाएगी उसको सभी लोग निर्णयात्मक मानते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 68 है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं रचना और सूची 2 में उसके रचनाकार है। ये में रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काव्य के रूप डॉक्टर भागीरथ मिश्र, रस सिद्धांत बाबू गुलाब राय और भारतीय काव्यशास्त्र डॉक्टर नागेंद्र का है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल रस की मीमांसा तो हर व्यक्ति जानता है कि राम के रस की मीमांसा है ना। राम के रस की मीमांसा है और रस विमर्श भी राम मूर्ति में है। काव्य के रूप तो भैया जहाँ पे आपको काव्य की बात आ जाए, है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे सजग होने की आवश्यकता पड़ जाती है ना। तो काव्य के रूप की बात अगर हम लोग करते हैं तो गुलाब राय। रस का सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र का है। और अभी रस का सिद्धांत आपने और एक देखा, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का है। तो डॉक्टर लोग रस का सिद्धांत जानते हैं, है ना, चाहे डॉक्टर नागेंद्र हो और चाहे डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित हो। और भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ना भागीरथ काम है। अगर भारतीय काव्य शास्त्र को आप रट ले गए, पढ़ ले गए ना, तो बड़ा भागीरथ काम कर ले गए। तो ऐसा कुछ क्लू बना करके आपको ध्यान में रख लेना है कि रस की मीमांसा राम मीमांसा, काव्य के रूप गुलाब, रस सिद्धांत डॉक्टर से पूछो डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, और भारतीय काव्य शास्त्र को अगर आप रट ले गए तो बिल्कुल भागीरथ काम कर ले गए। इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 फिर 3 और फिर 2 और इसके बाद 4 फिर 2 है, यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 69 है कि प्रगतवादी आलोचना का आधार क्या है? प्रगतवादी जो आलोचना होती है उसका आधार क्या है? आपको जवाब देना है। ये कह रहे हैं कि समाजवादी यथार्थ है, बी मार्क्सवाद है, सी शोषण है, डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि प्रगतवादी जो आलोचना है उसका आधार क्या होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया विकल्प ये समाजवादी यथार्थ इज राइट आंसर। प्रगतवादी आलोचना का आधार है समाजवादी यथार्थ। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 है किस विद्वान ने कला का जन्म वासना से माना है? अब किस विद्वान ने कला का जन्म वासना से माना? ये यूंग, बी फ्रायड, सी वार्नर, डी में से कोई नहीं। तो 70 का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। फ्रायड इज राइट आंसर, है ना। कला का जन्म वासना से फ्रायड मानते हैं। अब प्रश्न संख्या 71 है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय एवं पश्चात समालोचना का समन्वय करता है ना। कौन एक है जो भारतीय एवं पश्चात समालोचना का समन्वय करता है? एक ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 71 का बड़ा सिंपल सा जवाब है और लगभग सबने सही दिया कि विकल्प को लॉक किया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। भारतीय पश्चात समालोचना के समन्वयकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 72 है कि शुक्ल जी के बारे में किस एक विद्वान ने निम्नलिखित कथन दिया कि शुक्ल जी को अस्त हुए एक युग के लगभग हो चुका है और शुक्ल जी की आलोचनाएं जहाँ की तहाँ हैं। तो शुक्ल जी की आलोचनाएं जहाँ की तहाँ पड़ी हुई हैं, शुक्ल जी को अस्त हुए एक युग बीत चुका है, यह कथन किसका हो सकता है ना। ये कह रहे कि आचार्य श्याम सुंदर दास, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी हजारी प्रसाद, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 72 का बहुत बेहतरीन जवाब आप सबने दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इज राइट, है ना। कह रहे हैं कि शुक्ल जी का अस्त हुआ, एक युग बीत गया और शुक्ल जी की आलोचनाएं जहाँ की तहाँ हैं। ये कौन? बोले विश्वनाथ। विश्व का जो नाथ है वही कह सकता है शुक्ल जी के विषय में, ये ध्यान में रखिएगा। और आप कह सकते हैं पूरा विश्व कहता है, तो विश्व पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को ध्यान में बैठाना है। अब प्रश्न संख्या 73 है कि स्वच्छंदवादी आलोचना का सूत्रपात करने का श्रेय किसे जाता है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 73 का जवाब बड़े शालीनता के साथ आप हमने दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी आचार्य नंदुलारे इज राइट आंसर। स्वच्छंदवादी आलोचना दुलार में होती है, तो दुलार फार नंदुलारे वाजपेयी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 74 है कि निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है? ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नागेंद्र, या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 74 का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसकी कृति है? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी आचार्य शुक्ल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रश्न संख्या 75 का जवाब बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना। विकल्प ए, है ना, डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 76 है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति विश्री समवेते श्रेष्यो इति मत किस विद्वान का है? ए आचार्य मम्मट, बी आचार्य राजशेखर, सी आचार्य दंडी, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 76 का जवाब भी आप सबने दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। आचार्य राजशेखर इज राइट आंसर। प्रतिभा व्युत्पत्ति श्री समवेते श्रेष्यो, श्रेष्यो, तो श्रेष्यो कौन है? जिसके राज पर शिखर हो, चंद्रमा हो, ठीक है। राजशेखर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि शक्ति काव्य का बीज रूप संस्कार है। शक्ति काव्य का बीज रूप संस्कार है, यह कथन किस विद्वान का है? ये आचार्य ए मम्मट, बी दांडी, सी भामा, डी में से कोई नहीं। तो सब जान रहे हैं कि जो शक्ति है ना वो काव्य का बीज रूप संस्कार शक्ति से है, तो मम फॉर मम्मट, है ना। बीज रूप संस्कार मम, संस्कार बीज रूप में संस्कार किस में है? बोले मम में है, मम में नहीं, मम्मट में, सब में, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 78 है कि अभ्यास से ही कर्मसु कौशल कथन किस कवि का है? अभ्यास से ही कर्मसु कौशल कथन किस कवि का है? ये बामन, बी भामह, सी दांडी, डी भट्ट लोल्लट। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 78 का जो जवाब होगा विकल्प ये बामन। अभ्यास से और कर्म से कौशल से, है ना, अभ्यास से कर्मस कौशल, अभ्यास से कर्मस कौशल बामन, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 कविता क्या है किसका निबंध है? ए आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी में से कोई नहीं। तो कविता क्या है? ये रामचंद्र शुक्ल। विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है कि इनमें से कौन सा एक संचारी भाव नहीं है? ये शंका, वितरा, सी वितर्क, डी कुतर्क। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी कुतर्क इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करते हैं संचारी भाव की, तो संचारी भाव की संख्या 33 है जो अल्प समय के लिए, है ना, हमारे आपके मन में संचार करते हैं, संचरण करते हैं। लेकिन कुतर्क किसी प्रकार का कोई संचारी भाव नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा। और ये जो 33 संचारी भाव है इसको आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा और रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 81 है कि सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट का मत है उत्पत्तिवाद, अहोपवाद, आरोपवाद और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब आ गया कि लोलट के समय बात अगर हम लोग करते हैं ना तो बिल्कुल आप देखेंगे तो जब बच्चा उत्पन्न होता है ना तो लुल होता है, उत्पत्तिवाद और आरोपवाद दोनों हैं। तो यहाँ पे विकल्प थोड़ा सा गलत आपको दिखाई दे रहा है ना। और इस तरह की जितनी भी मार्केट में किताबें हैं कुछ ना कुछ कमियाँ सब में आपको देखने को मिल सकती हैं। वो किसी भी स्तर पर हो सकती हैं, छापते समय, प्रिंट करते समय या लिखते समय, है ना। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 82 है, किसी साहित्यिक कृति के गुण दोषों का उद्घाटन करना क्या कहलाता है? ए आलोचना, बी समीक्षा, सी विवेचना, डी में से कोई नहीं। तो किसी भी
जो साहित्यिक कृत के गुण दोष का उद्घाटन करेंगे ना, विवेचना करेंगे, तो उसका मतलब होता है कि समीक्षा। विकल्प बी, समीक्षा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 है कि मार्क्सवादी सिद्धांतों के आलोक में किसी कृत की आलोचना करना क्या कहलाता है? ये प्रगतवादी आलोचना, बी प्रयोगवादी आलोचना, सी तुलनात्मक आलोचना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब फटाफट आ गया। सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए, प्रगतवादी आलोचना इज राइट आंसर, है ना। यानी कि मार्क्सवादी सिद्धांतों के आलोचक में किसी कृति की आलोचना अगर की जाती है तो उसे प्रगतवादी आलोचना कहते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 84 है, किस एक विद्वान की समीक्षा पद्धति में हृदय व बुद्धि का समन्वय है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नागेंद्र, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 84 का जवाब आ गया। सब विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। इनका बात करें समीक्षा में हृदय और बुद्धि दोनों का समन्वय है। ठीक। प्रश्न संख्या 85 एक विशाल भारत पत्रिका से संबंधित है, यानी कि विशाल भारत पत्रिका किसकी है? तो ए आचार्य शुक्ल, बी जयशंकर प्रसाद, सी आचार्य नंदुलारे, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इनमें से कोई नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। विशाल भारत के प्रकाशक। अब प्रश्न संख्या 86 है कि रीति कितने प्रकार की होती है? ये 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। रीत 3 प्रकार की होती है ना। गौंडी रीत, वैदर्भी रीत और पंचाली रीति। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 87 है कि वीर और विभिन्न रसों से युक्त रीति कहलाती है। ये पंचाली रीत, बी गौंडी रीत, सी वैदर्भी रीत, इनमें से कोई नहीं। तो वीर और विभिन्न जिसमें होता है ना, उसे गौंडी रीत कहते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक। वैदर्भी में बात करते हैं तो श्रृंगार उंगार की रचनाएं आती हैं। पंचाली ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो विकल्प बी गौंडी रीति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि श्रृंगार रस, करुण रस व हास रसों में प्रयुक्त रीति कहलाती है। श्रृंगार करुण हास में प्रयुक्त जो रीति क्या कहलाती है? ये वैदर्भी, बी पंचाली, सी गौंडी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 88 का जवाब भी आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प ये को लॉक किया जाए। वैदर्भी रीति इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 89 है कि निम्नलिखित कविताओं पर विचार कीजिए। ये है कि राम की शक्ति पूजा, बी निराला, सी सरोज स्मृति, और डी बनबेला। कह रहे उपयुक्त रचनाओं को संक्रमण काल की रचनाएं किसने कह दिया? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामबिलास शर्मा, या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसने कह दिया संक्रमण कालीन? विकल्प सी डॉक्टर रामबिलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। इन्होंने संक्रमण काल की रचनाएं इन्हें कहा है। राम की शक्ति पूजा, निराला, सरोज स्मृति और बनबेला। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 90 है कि प्रसाद गुण से युक्त रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसी रचना जिसमें प्रसाद गुण से युक्त हो उसे ये कह रहे हैं कि पौरुषावृत्ति कहते हैं, बी उपनागरिकावृत्ति कहते हैं, सी कोमलावृत्ति कहते हैं, डी में से कोई नहीं कहते। तो 90 का जवाब भी आ गया। विकल्प सी को लॉक किया जाए। कोमलावृत्ति इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 91 है किस विद्वान का मानना है कि वैदर्भी रीत में सभी गुण होते हैं? ए भामा, बी वामन, सी दंडी, डी में से कोई नहीं। तो 91 का भी जवाब आ गया कि विकल्प बी वामन इज राइट आंसर, है ना। वामन इज राइट आंसर। वैदर्भी रीति में सभी गुण होते हैं, वामन ने माना। अब प्रश्न संख्या 92 पानी गए न उबरे मोती मानस चूर्ण में कौन सा अलंकार है? ये यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी सलेश, डी में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रटी हुई लाइन है। पानी गए, इसी पानी का 3 अर्थ है। मोती मानस चूर्ण, मोती के लिए बिल्कुल चमक है, मनुष्य के लिए उसकी प्रतिष्ठा है, चूना के लिए बिल्कुल जल है। ठीक है। प्रश्न संख्या 93 है कि अलंकार काव्य का प्रणत्व है, कथन किसका है? ये भामा, बी दंडी, सी मम्मट, डी वामन। तो आप बिल्कुल अलंकार काव्य का प्रणत्व होगा तो भामा कहेंगे। भामा जो अलंकार करेंगे वही अलंकार को प्रणत्व मानेंगे। ठीक। प्रश्न संख्या 94 है कि जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यानी कि जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए, कारण सहित बताया जाए, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? ये व्यतिरेक, बी प्रतीप, सी संदेह, डी भ्रांतिमान। तो बिल्कुल यहाँ पे विकल्प व्यतिरेक अलंकार होगा। अब प्रतीप का उल्टा होता है, उल्टा अलंकार होता है। जब कारण सहित बता दिया जाता है तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक। अब प्रश्न संख्या 95 वैदर्भी रीति किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग नहीं होता? वैदर्भी रीति में किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग नहीं होता है?
ये तालव्य भी मूर्धन्य से दंत डिवोष्ट मूर्धन्य टा ठा डा डा इस प्रकार के जो वर्ण है उसका प्रयोग वैदर्भी रीत में नहीं होता है। ठीक। प्रश्न संख्या 96 है कि असत्य कथन को चुनिए। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं, यह सत्य है। बी, दंडी के अनुसार काव्य गुण 10 प्रकार के होते हैं, यह सत्य है। सी है कि रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय कहते हैं, यह सत्य है। या डी, रीति संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य भामा ने किया है। तो प्रश्न संख्या 96 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प डी, रीति संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य भामा ने नहीं किया है बल्कि रीति का वामन ने किया है, यही असत्य था। ठीक। प्रश्न संख्या 97 के दृष्टिकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है? ए, आप्रतित्व दोष, बी, ग्रामत्व दोष, सी, अधिकत्व दोष, या डी, क्लिष्टत्व दोष। तो बिल्कुल क्लिष्टत्व दोष होता है। जब तक दृष्टिकूट के पद का आप अर्थ नहीं जानेंगे तब तक उसका अर्थ नहीं जान पाएंगे, है ना। अवध यासार आसे आवन की ये हरिहार चल जात, है ना, मास महीने को हरिहार चल जात, तो ये सब ध्यान में रख लीजिएगा। सूरदास की साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की भरमार है। अब संख्या देखेंगे तो 98 और 100 तक के जो प्रश्न हैं उन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसमें कूट आपको देंगे, ए और आर दोनों सही होगा विकल्प ए में, बी में ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा, सी में ए आर दोनों गलत होंगे और डी में ये सही हो, ए और आर दोनों गलत होंगे। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। ए आर दोनों सही तो ये, और दोनों गलत तो डी, आर ये गलत आर सही तो सी, और ये सही आर गलत तो बी, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, उसी क्रम से आपको जवाब देना होगा। 98 में स्थापना है कि काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र वक्रता अलंकार आदि का आडंबर से मुक्त होना चाहिए। अब इनका तर्क है कि अलंकार को उक्त विचित्र प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये और आर दोनों सही हैं, विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब संख्या 99 है कि ये स्थापना है कि काव्य की आत्मा संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, और इनका तर्क है क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये सही होगा, आर गलत होगा, यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 100 है कि दंडी अभ्यास को काव्य का प्रमुख हेतु मानते हैं। इनका तर्क है क्योंकि अभ्यास के बगैर काव्य रचना में कोई कुशल नहीं हो सकता है। इसके हिसाब से देखेंगे ये गलत है, आर सही है, यानी कि विकल्प सी इज राइट आंसर। तो 98 का ए था, 99 का बी था और 100 का सी था। तो जिन भाई बहनों ने बिल्कुल विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और प्रत्येक दिन सुबह आप सब जुड़ करके हमारे साथ अपनी तैयारी को जांचते परखते और मजबूत करते हैं। इसके लिए एक बार फिर से आप सबको हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इस तरह से कुछ और प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।